Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see fourth chapter definite integration of the mathematics part 2. हमने थर्ड चैप्टर देखा है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का हमें बेसिक नॉलेज अभी हमारे पास है और वो नॉलेज यूज़ करके हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन देखेंगे। थर्ड चैप्टर बहुत बड़ा था, उसमें से इंटीग्रेशन के सभी कंसेप्ट हमने देखे थे और सभी एक्सरसाइज हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम देखेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है क्या ये भी देखेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन इसमें फ़र्क क्या है ये भी देखेंगे। तो क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल मतलब इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे और उन दोनों के बीच क्या फ़र्क है ये हम देखेंगे। तो सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4dx। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है ये हमें मालूम है। तो क्या करते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। क्या किया हमने, 3x² एंड +4 दोनों टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन के। 3 इंटू x² dx प्लस 4 इंटू 1 इंटू dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, I इज इक्वल टू 3 इंटू x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n का फॉर्मूला x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो ये हो जाएगा x⁻n क्या है 2, तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1 मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट c प्लस c लिखेंगे। यहाँ पर 3 और 3 क्या हो जाता है, कैंसल। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, x³ + 4x + c। ये है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये हमने सॉल्व किए हैं, थर्ड चैप्टर में देखा था। अब क्या करेंगे, सेम एग्जांपल हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। पहले डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी फंक्शन है, I इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन है f(x) dx। तो इस f(x) को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो हो गया इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर ये लिखते हैं और यहाँ पर b लिखते हैं। तो ये एंड b क्या है, लिमिट्स है, ठीक है। ये एंड b क्या है, लिमिट्स है। इसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो देखो फंक्शन f(x) का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने f(x) को इंटीग्रेट ही करते हैं, लेकिन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये एंड बी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंड बी है। अब ये एंड बी मतलब क्या है, तो लिमिट है। ये एंड बी के बीच में f(x) को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 3x² + 4dx। अब ये टू बी ये लिमिट है, इंटीग्रेशन का लिमिट है। तो हम सपोज यहाँ पर 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। लिमिट लिया हमने 1 2 3। अब ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 1 और 3 के बीच, वैसा लिमिट यहाँ पर नहीं था, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। I इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन तो हमने फाइंड आउट किया है, एक बार फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो 3x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 एज इट इज़, x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 एज इट इज़, और यहाँ पर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4x। तो 4x, अब क्या करना है, ये लिमिट लिखना है। तो लिमिट यहाँ पर लिखना है 1 और 3, ठीक है। 1 को कहते हैं लोअर लिमिट एंड 3 को कहते हैं अपर लिमिट। आगे हम देखेंगे पूरा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये 1 और 3 ये लिमिट एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। I इज इक्वल टू क्या रहेगा, x³ + 4x।
लिमिट एज इट इज़ 1 to 3। अब यहाँ पर सी नहीं आता। देखो इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद हमने क्या लिया है, प्लस सी लिखा है, तो यहाँ पर प्लस सी नहीं आता है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में प्लस सी हम नहीं लिखते। अब ये क्या करना है, देखो लिमिट तो आ गया एक्स क्यूब प्लस 4x, यहाँ पर भी एक्स क्यूब प्लस 4x आ गया, प्लस सी यहाँ होता है लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में नहीं होता है, तो नहीं लिखना है। अब यहाँ से आगे क्या करना है, तो क्या करना है, पहले ये अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट लिखना है, मतलब x की वैल्यू 3 लेनी है। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3। क्या किया हमने, x की जगह अपर लिमिट पुट कर दिया 3, बीच में कंपलसरी माइनस। अब x की जगह लोअर लिमिट लिखना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, देखो क्या किया हमने, x की जगह पहले अपर लिमिट लिखा 3, माइनस करके लोअर लिमिट लिखा x की जगह। i इज इक्वल टू, अब ये 3 का क्यूब 27 प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस 1 का क्यूब 1 प्लस 4 i इज इक्वल टू 27 प्लस 12 कितना आएगा, ये 39 माइनस 5। i इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 34। तो देखो i की वैल्यू क्या आ गई 34, i इज इक्वल टू 34। और यहाँ पर i की वैल्यू क्या आई है, i इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस सी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो i की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आई है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू मतलब 34 एक फाइनाइट नंबर है, जो फाइनाइट आंसर आता है तो हम उसे कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, x की वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और इसको कहेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसकी वैल्यू डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में वैल्यू फाइनाइट आती है, डिफाइनाइट आती है, और यहाँ पर वैल्यू क्या आती है इनडेफिनाइट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच। अब इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये भी देखते हैं। तो सपोज इंटीग्रेशन, टू इंटीग्रेट का मतलब होता है टू फाइंड द सम ऑफ, टू इंटीग्रेट द फंक्शन। हमने यहाँ पर क्या देखा, टू इंटीग्रेट द फंक्शन 3x² प्लस 4। ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना मतलब क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की सम हमें फाइंड आउट करनी है, और वो कितनी आ गई एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3। इसका भी मीनिंग सेम है, टू इंटीग्रेट द फंक्शन, इसका मतलब है फाइंड द सम ऑफ द फंक्शन। सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है फंक्शन, फंक्शन कौन सा है एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है, फंक्शन के छोटे छोटे पार्ट करने हैं। ठीक है, ये फंक्शन के छोटे छोटे पार्ट है। अब हमें क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है मतलब ये छोटे छोटे जो पार्ट है उनकी सब पार्ट की क्या करनी है एडिशन, एडिशन करके हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। मतलब टू इंटीग्रेट का मतलब है एक फंक्शन के छोटे छोटे पार्ट है वो सब हमें क्या करना है एक साथ ऐड करने हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब है ऐड, टू सम। ठीक है, टू फाइंड द सम ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और डेरिवेटिव में क्या करते हैं, डेरिवेटिव में हमारे पास इतना बड़ा फंक्शन होता है पूरा, और उसमें से हम क्या करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके एक छोटा पार्ट निकालते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा पार्ट निकाल के सब मतलब छोटे पार्ट निकाल के हम क्या करते हैं उसकी एडिशन करते हैं। एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलता है पूरा एफ ऑफ एक्स, मतलब सम ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और डेरिवेटिव क्या करते हैं हम, हमारे पास पूरा फंक्शन होता है और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब एक छोटे पार्ट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के क्या है उल्टे हैं। अब ये तो हो गया। अब ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, तो एडिशन तो करनी है, छोटे छोटे पार्ट की क्या करनी है एडिशन, लेकिन कितने पार्ट है हमारे पास, तो कितने पार्ट है ये हमारे पास मतलब हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं इनफाइनाइट पार्ट्स की क्या करते हैं एडिशन करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। कितने पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स कर सकते हो, जितने पार्ट्स है उनकी एडिशन करेंगे। लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या है, लिमिट होता है हमारे पास 1 to 3। ठीक है, या फिर a to b, मतलब ये एंड b, मतलब हमने जो एग्जाम्पल लिया है 1 और 3, ये जो फंक्शन है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक
जो पार्ट है उनके एडिशन करते हैं, ठीक है, और ये आंसर आता है इस टाइप में आता है, वेरिएबल के फॉर्म में आंसर आता है। लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमें लिमिट दिया होता है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं है, हमें क्या करना है 1 2 3, मतलब कोई भी एक फाइनाइट नंबर दिया होता है, लिमिट दिया होता है, और लिमिट के बीच में उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 2 3 ये लिमिट है, और इनके बीच में जो फंक्शन है उस जितने भी पार्ट्स है उस पार्ट की हमें एडिशन करनी है, और एडिशन कितनी आ गई 34, ठीक है, उस फंक्शन का 3x² + 4। तो ये मेन डिफरेंस है। तो देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या है, सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और किसी ने कहा कि हमें चलना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे। तो चलना स्टार्ट करेंगे, सपोज इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे। अब रुकना कहाँ है ये तो नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है, कहाँ तक चलना है मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं, देखो दूसरा एग्जाम्पल, हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें कहा कि चलना है 100 मीटर चलना है, तो हम क्या करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ चलते चलते जाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे। क्यों, तो यहाँ क्या हो गया 100 मीटर आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 मीटर से लेके 100 मीटर तक हमने क्या किया, हमने वॉक किया। अब देखो 0 से लेके 100 तक ये क्या हो गया, लिमिट हो गया, ठीक है, हमारे पास लिमिट है, लिमिट दिया था 0 से लेके 100 मीटर तक हमें चलना है। लेकिन यहाँ चलना तो है, लेकिन कितना चलना है, कितने मीटर चलना है, कितना किलोमीटर चलना है, ये तो नहीं बताया था। तो अगर हमें लिमिट नहीं देते हैं तो हम कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और लिमिट देते हैं तो कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। दोनों के बीच डिफरेंस है। तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अब देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, कि एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट है डिफाइनाइट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखना है तो इसमें वो कवर हो जाएगा, और हमें एक फॉर्मूला प्रूव करना है लिमिट ऑफ सम, ठीक है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। तो देखो हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है हमारे पास f(x), y इज इक्वल टू f(x) ये फंक्शन है। उस फंक्शन का हमने क्या किया, कर्व ड्रॉ किया। अब देखो जो कुछ भी इक्वेशन होता है या फंक्शन होता है उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। सपोज x + y इज इक्वल टू 5 है, तो ये लीनियर फंक्शन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, तो उसका भी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। मतलब कौन सा भी इक्वेशन है हमारे पास तो उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, कर्व हो, इस टाइप का कर्व हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका ग्राफ जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। अब y इज इक्वल टू f(x) हमने कर्व ड्रॉ किया, तो सपोज ये कर्व आ गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है इस फंक्शन का। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, टू इंटीग्रेट का मीनिंग है टू फाइंड द सम ऑफ। अब देखो जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन निकालना है, इसका मतलब अब इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ सपोज एक यहाँ एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू सपोज एक्स की वैल्यू ये होगी और यहाँ पर क्या होगी बी। तो हम क्या करेंगे, f(x) को पूरा इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम ए एंड बी के बीच में जितना फंक्शन है उतना ही क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये बी नहीं होता तो हम क्या, तो ये f(x) यहाँ पर जाता, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये f(x) यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन हमें उतना नहीं चाहिए, हमें ये एंड बी के बीच में ही उसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली क्या करना है, टू इंटीग्रेट द फंक्शन f(x) ओवर एन इंटरवल a, b, ये जो इंटरवल है हमारे पास ये b, इस इंटरवल में फंक्शन है हमारा f(x), इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है फंक्शन f(x) का, f(x) dx, लेकिन ये एंड b इस इंटरवल के बीच में, तो इसको लिमिट कंसिडर करेंगे, लिमिट a to b, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, ऐसे इसको रीड करेंगे। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये फाइंड आउट करना है ये एंड b के बीच में। अब देखो
ये हो गया इसका मीनिंग। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स, ये जो कर्व है एफ ऑफ एक्स, इसका एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ये जो रीजन दिख रहा है, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर और ये कर्व के नीचे जितना भी एरिया दिख रहा है, तो इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो देखो अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक हमें क्लोज डायग्राम चाहिए। तो क्लोज डायग्राम है हमारे पास, देखो कहाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कर्व है। ठीक है, यहाँ से ये लाइन है, यहाँ से एक्स एक्सिस है और यहाँ दूसरी लाइन है। ठीक है, तो क्लोज डायग्राम हो गई। लेकिन इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है ऊपर, तो यहाँ क्या है, कर्व है। अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होती तो ये रेक्टेंगल हो जाता या कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल हो जाता, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर्व है तो इसका फॉर्मूला कोई नहीं है, इसका एक मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, सपोज यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल हम तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ से मतलब फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो क्या किया, उस पार्ट को हमने क्या किया, छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। तो ये जो डायग्राम हुई है एक डायग्राम, तो ये क्या है, रेक्टेंगल, तो ऐसे हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये टू बी तक हमने क्या किया, इक्वल पार्ट में उस फंक्शन को डिवाइड किया। और डायग्राम कौन सी हो गई यहाँ पर, रेक्टेंगल। ठीक है, ये दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, n रेक्टेंगल्स होते हैं। हमारे पास जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, हर एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया, हमारे पास n रेक्टेंगल्स हैं तो हम n रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड आउट करेंगे और उनकी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। तो देखो अगर रेक्टेंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ क्या है और उसकी विड्थ क्या है, तो देखो ये जो है ये विड्थ है और ये जो है ये क्या है, हाइट है। यहाँ पर हाइट है, हम इसको हाइट कहेंगे, ये जो है ये क्या है, हाइट है। तो देखो ये लेंथ, अभी पूरे फंक्शन को हम n रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे तो ये विड्थ क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये लेंथ बहुत छोटी है, विड्थ बहुत छोटी है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे del 1। ठीक है, ये del 1 क्या है, विड्थ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल। और ये जो हाइट है हमने क्या, ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, तो ये फंक्शन के ऊपर है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ, अब वैल्यू क्या आएगी, टी आएगी, तो इसको हम कहेंगे T1। एफ ऑफ T1 क्या है, फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट है। अब ये सेकेंड रेक्टेंगल, तो सेकेंड रेक्टेंगल की ये हाइट है। ठीक है, अब इसकी विड्थ क्या है, छोटी विड्थ है, तो इसको हम कहेंगे del 2, छोटी विड्थ है इसलिए del 2। अब ये जो पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसकी हाइट हमें मिलेगी। ठीक है, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ T2, एफ ऑफ T2 हो गई। इसकी हाइट क्या होगी, एफ ऑफ T3, और इसकी विड्थ क्या होगी, del 3। ऐसा करके यहाँ पर ये लास्ट है, ये nth रेक्टेंगल है, तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, del n, और इसकी ये जो बीच में अगर हाइट ड्रॉ करेंगे, सपोज ये हाइट है, लास्ट nth रेक्टेंगल है, इसकी ये हाइट है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, एफ ऑफ Tn, क्या हो जाएगी हाइट, एफ ऑफ Tn। अब हमें हर एक रेक्टेंगल का क्या किया, हमने एरिया कैलकुलेट किया, विड्थ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो पहले देखो, और इस सब की क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, एस रिप्रेजेंट करेंगे। एस मतलब सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, n रेक्टेंगल्स। तो कितने रेक्टेंगल्स है, n रेक्टेंगल्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन। एस एन का मीनिंग है, हमने एपी में देखा है, एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ nth टर्म्स या सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो n रेक्टेंगल्स है तो उनकी क्या करेंगे, सम मतलब एडिशन करेंगे। अब एडिशन करनी है लेकिन रेक्टेंगल के एरिया की एडिशन करनी है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है, लेंथ मतलब इसकी हो गई हाइट। ठीक है, तो लेंथ मतलब हाइट, तो क्या है, एफ ऑफ T1 इंटू विड्थ क्या है, del 1, प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया ऐड करना है। तो सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, एफ ऑफ T2 लेंथ,
लेंथ मीन्स एक्चुअली हाइट है, ये हाइट और लेंथ सेम है रेक्टेंगल के लिए, इंटू विड्थ, विड्थ क्या है del2, प्लस थर्ड रेक्टेंगल का क्या आएगा, हाइट मतलब लेंथ एफ ऑफ t3 इंटू del3 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट रेक्टेंगल क्या है, लास्ट रेक्टेंगल एफ ऑफ tn इंटू del n। ठीक है, क्या किया हमने, जितने भी रेक्टेंगल्स थे n रेक्टेंगल्स थे तो उनका एरिया कैलकुलेट करके हमने क्या किया, एडिशन किया। तो हमें क्या मिलेगा, ये रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व, इतना एरिया हमें मिल जाएगा। अब ये एडिशन करनी है तो देखो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू, हमने क्या किया है, एडिशन किया है, तो एडिशन के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सम के लिए समेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, समेशन। किसकी एडिशन करनी है, तो देखो एफ ऑफ टी इंटू डेल, तो टी मतलब T1 T2 T3 Tn हो गया है, और डेल वन मतलब डेल मतलब 1 2 3, डेल 1 डेल 2 डेल 3 हो गया है। देखो एफ ऑफ टी इंटू डेल, लेकिन यहाँ पर टी की वैल्यू T1 T2 T3 चेंज हो रही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, टी आर कहेंगे, टी आर। और डेल की वैल्यू भी चेंज हो रही है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल एन तक, तो इसको क्या कहेंगे, डेल आर। ठीक है, ये आर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ T1 इंटू डेल 1, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा। समेशन मतलब प्लस, आर की वैल्यू 2 लेते हैं तो एफ ऑफ T2 हो जाएगा, और यहाँ पर डेल 2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, आर इज इक्वल टू 1 से लेके, देखो 1 से लेके कहाँ तक है, एन तक, तो आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक हम पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, एक बार फिर से लिखता हूँ ये फॉर्मूला, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आर इंटू डेल आर। ये हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर किसके लिए ये फॉर्मूला है, तो सम करनी है, एडिशन करनी है हमें ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स की। अगर रेक्टेंगल्स की एडिशन किया तो हमें क्या मिलेगा, पूरे कर्व का, पूरे फंक्शन का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो यहाँ पर n रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, अब n मतलब हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, और छोटे छोटे पार्ट किए तो हम लोग और ज़्यादा रेक्टेंगल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो n है, ये क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे हमारे पास, यहाँ पर इन्फिनिटी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स का ओवर द इंटरवल ए कॉमा बी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब क्या करना है, रेक्टेंगल की सम करनी है, सम ऑफ। टू इंटीग्रेट का मतलब क्या है, टू फाइंड दी सम ऑफ, मतलब सम फाइंड आउट करना है। तो सम ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की हुई है यहाँ पर, एस एन, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, एस एन। ठीक है, अब एस एन, तो एन क्या, एन का क्या करना है, हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट लेना है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल्स, एन मतलब रेक्टेंगल्स और कितने, इन्फानाइट है। अब एस एन की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, यहाँ पर पुट करेंगे। Therefore, integration a to b f of x dx is equal to limit as n tends to infinity, और एस एन की वैल्यू पुट की हमने, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आर इंटू डेल आर। ये हो गया फाइनल आंसर। लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं। तो देखो हमें पुट करना है या रिप्लेस करना है, पुट डेल आर को हम रिप्लेस करेंगे एच से। ठीक है, और यहाँ पर टी आर को रिप्लेस करेंगे ये प्लस आर एच। ठीक है, हमारे कन्वीनियंस के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टी आर एंड डेल आर हम नहीं लिखेंगे, तो डी आर के डेल आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एच, एंड टी आर की जगह क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी आर की जगह लिखेंगे ए प्लस आर एच। तो देखो अब फाइनल आंसर आएगा हमारा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट तो एज इट इज रहेगा, लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आर, तो टी आर की जगह क्या लिखना है,
ये प्लस आर एच इंटू डेल आर, तो डेल आर की जगह क्या लिखना है, एच। ये हो गया हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये। लेकिन ये फॉर्मूले में क्या है, देखो ये समेशन है मतलब क्या है, सम, हमें सम करनी है, लेकिन सम का क्या किया हमने, लिमिट लिया है, इसलिए इसको कहते हैं लिमिट ऑफ सम। देखो हमने टाइटल क्या दिया है, लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो ये लिमिट है और समेशन है मतलब सम है, तो सम कैलकुलेट करेंगे और उसका लिमिट लेंगे एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो ये एन बी है, तो ये को क्या कहते हैं हम लोग, ये को कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट। ये जो b है इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। ए टू बी इंटीग्रेशन, ए टू बी मतलब ये लिमिट है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, लोअर लिमिट है, जो ये की वैल्यू यहाँ पर है यहाँ पर पुट करेंगे। आर क्या है, वेरिएबल है, और एच हमें कैलकुलेट करना होता है, तो एच की वैल्यू क्या है, एच इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी माइनस ये डिवाइडेड बाय एन। बी मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमें मालूम नहीं होंगे तो हम एज इट इज़ लिखेंगे एन को। तो एच कैलकुलेट करना है तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। तो देखो इस इंटीग्रेशन में, इस टर्म में जो कुछ भी टर्म्स है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, ये लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट, ये यहाँ पर ये है तो ये एज इट इज़ लिखना है जो लोअर लिमिट है, आर वेरिएबल है, और एच कैलकुलेट करना है तो एच की वैल्यू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये है लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला। हमारे पास क्वेश्चन होगा फाइंड इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, एज लिमिट ऑफ सम अगर ऐसा कहा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो हम यहाँ पर फंक्शन का क्या रहे, लिमिट ले रहे हैं, तो लिमिट का फॉर्मूला हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। और ये समेशन है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, ये चैप्टर हमने 11th में देखा है सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो उसमें क्या देखा था हमने, उसमें समेशन के कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे, वो फॉर्मूले हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर हम 4.1 सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वो फॉर्मूले चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, देखो समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n 1 इज इक्वल टू, ये समेशन मतलब क्या है, सम करनी है, एडिशन करनी है, किसकी, 1 की। कितने बार एडिशन करनी है, 1 to n, मतलब n टाइम्स हमें 1 की एडिशन करनी है। तो सपोज हमें 1 की एडिशन करनी है 2 बार, मतलब 1 + 1 कितना आएगा, 2। हमने 2 टाइम्स एडिशन किया तो आंसर क्या है, 2। हम 1 की एडिशन करेंगे 5 टाइम्स, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 टाइम्स एडिशन करेंगे। 5 टाइम्स एडिशन करने के बाद आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। 1 की 5 टाइम्स एडिशन 5 आती है। 1 की एडिशन किया हमने 10 टाइम्स तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो 1 की एडिशन किया हमने n टाइम्स तो आंसर क्या आएगा, जितना टाइम्स हमें एडिशन करनी है उतना ही आंसर आता है। तो n टाइम्स एडिशन करनी है तो आंसर क्या आएगा, n आएगा। सेकेंड फॉर्मूला हमें चाहिए समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, हमें चाहिए r। ये r क्या है, रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर की एडिशन करनी है 1 to n, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 n। तो हमने AP चैप्टर पढ़ा है 10th में और 11th में, उसमें हमने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, हमने फाइंड आउट की थी। तो वो क्या थी, तो n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। अगर हमारे इक्वेशन में, हमारे एक्सप्रेशन में अगर ऐसा दिखता है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r, तो उसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, मतलब r मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके एडिशन करनी है, मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + डैश 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 प्लस n स्क्वायर। तो उसका आंसर क्या आएगा, n इंटू n + 1 n + 2 डिवाइड बाय 6। सीक्वेंस एंड सीरीज में ये फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे। फोर्थ फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r क्यूब। अब r क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, r का जो फॉर्मूला है एज इट इज़ लिखेंगे, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर आप अगर सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट भी दे सकते हैं, n स्क्वायर इंटू n + 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। तो ये फॉर्मूले हमारे पास होने चाहिए। और देखो यहाँ पर लिमिट है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो उसके भी फॉर्मूले हमारे पास होने चाहिए लिमिट के।
तो हम दूसरा एक फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट का, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x। देखो लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्यों लिया, तो हमारे फॉर्मूले में लिमिट क्या है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, आंसर क्या आता है 0। ठीक है, अगर फॉर्मूला ऐसा है लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x², तो उसका भी आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x⁴n इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 0। देखो यहाँ पर 1/x हो, 1/x² हो, 1/x³ हो, इसका मतलब लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x⁴n इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 0। एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो आंसर हमेशा क्या आता है 0। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 1/x होना चाहिए, या 1/x² होना चाहिए, या 1/x⁴n, n मतलब 1 2 3 कुछ भी हो, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर हमारे पास ये फॉर्मूले जितने हैं तो 4.1 सॉल्व करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है एज ए लिमिट ऑफ सम इस फॉर्मूले से। तो एक्सरसाइज 4.1 में कैसे सॉल्व करते हैं ये एग्जाम्पल एक्चुअली वो हम एक्सरसाइज 4.1 में देखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, टू इंटीग्रेट का मतलब है टू फाइंड द सम ऑफ फंक्शन, मतलब टू इंटीग्रेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे।